नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो बर्ड चार्ट एनालिसिस के सीरीज़ में आज जो हम चार्ट लेने वाले हैं वो इलॉन मस्क का चार्ट है। तो इलॉन मस्क का चार्ट का जो रिक्वेस्ट था आप लोगों ने बहुत बार किया था, बहुत सारे लोगों ने किया था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए और ये चार्ट मुझे एनालिसिस में लेना चाहिए। तो इनका जो मुझे डिटेल मिला है दैट इज़ ऑफ 28th ऑफ जून 1971 6:30 इन द मॉर्निंग और साउथ अफ्रीका का जन्म है प्रिटोरिया का। तो इसके बेसिस पे मैंने इनका जो चार्ट देखा तो काफ़ी हद तक इनके जो पास्ट इवेंट्स थे और जो लाइफ के जो स्ट्रक्चर था, लाइफ स्ट्रक्चर था, लाइफ के मेजर इवेंट्स थे वो मैच हो रहे थे। तो मुझे लगा कि ये चार्ट सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इनका पहले चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि लग्न में यहाँ पे बुध बैठा हुआ है सूर्य के साथ। एक चीज़ ये कि यहाँ पे जो मिथुन लग्न होता है, मिथुन लग्न में अगर लग्न में बुध बैठ जाए तो ये तो एक पावरफुल पर्सनैलिटी रिप्रेज़ेंट करता है। साथ ही साथ ये सूर्य के साथ भी हो जाए तो ये एक और चीज़ रिप्रेज़ेंट करता है लग्न में ख़ास करके कि ऐसा होने से वो इंसान सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन हो जाता है। वो कहीं पे भी जाए आइदर इन एजुकेशन और इन प्रोफ़ेशन कहीं पे भी हो, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन रहता है। सो दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट हिज़ पर्सनैलिटी। तो ऐसा नहीं कि कभी भी लाइमलाइट की कोई कमी होगी इनके लाइफ़ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइमलाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखें तो इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में और उसके बाद ये मूव कर गए कनाडा और कनाडा के बाद ये चले गए यूएसए। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो एक बहुत मेजर योग बन रहा है फॉरेन सेटलमेंट का। ऑब्वियसली अब कनाडा और यूएस तो इनके लिए फॉरेन लैंड ही होगा बीइंग अ साउथ अफ्रीकन नेटिव, साउथ अफ्रीकन सिटिज़न। तो यहाँ पे अब देखिए हो क्या रहा है कि जो एजुकेशन का स्वामी है वो यहाँ पे जा कर के 12वें घर में बैठा हुआ है, वो भी सैटर्न के साथ व्हिच इज़ ऑफ हायर एजुकेशन। तो एक तो ये कि एक लेवल के बाद हाई स्कूल के बाद का इनका जो एजुकेशन हुआ था वो बाहर ही हुआ था और जो हायर एजुकेशन है वो भी बाहर है, जो कि पीएचडी और अ, बाकी सारा जो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन था वो सारा इन्होंने बाहर ही जा कर के किया था। अ, और इसके बाद एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे जो 5th और 9th का कॉम्बिनेशन है दैट इज़ क्रिएटिंग अ राजयोग। तो एक मेजर राजयोग और धन योग भी इसको कहते हैं, 5th और 9th का कॉम्बिनेशन। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बृहस्पति का जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। तो एक तरह से कहिए कि 2 केंद्र का स्वामी, उसके बाद फिर अ, त्रिकोण का स्वामी, इस पे आपस में इंटरैक्शन होना, तो ये एक बहुत अच्छा योग बनाता है। वो ये दिखाता है कि आप जैसे ही विदेश चले जाएँगे अपने एजुकेशन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, उसी के बाद जाकर के आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जैसे ही इसको देखता है, इसको बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई कर देता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंट और पोटेंशियल इसमें डाल देता है। एक और चीज़ आप अगर यहाँ पे आप देखें, तो मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे 8th हाउस में बन रहा है। मार्स यहाँ पे एक तरह से आप देखें तो एजुकेशन में रिसर्च ओरिएंटेड वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और राहु अगर आपका 8th हाउस में अगर होता है तो 8th हाउस में होने के कारण आदमी इन डेप्थ एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लेता है और रिसर्च ओरिएंटेड वर्क अगर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें उनका ग्रोथ होता है। और यहाँ पे आप देखें तो मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे तो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में इनको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। और उसके कारण यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो छठे का स्वामी, एकादश का स्वामी, ये बन कर के यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा है। तो छठा और एकादश जो होता है, एक तरह से हमारा मनी जनरेशन का होता है। तो और ये अगर 8वें भाव में जाकर के बैठ जाता है, तो ये सिग्निफ़ाई करता है कि विद द हेल्प ऑफ रिसर्च यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो रिसर्च ओरिएंटेड काम से इनका मॉनेटरी गेन्स काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। एक जो यहाँ पे इस कुंडली के हिसाब से व्हिच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट योग, वो ये है कि यहाँ पे जो सप्तम का स्वामी है, वो छठे में चला गया और यहाँ पे शनि से दृष्टि भी है उसकी। तो इससे होता क्या है कि जो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग आपका समझ लीजिए ये पर्सिस्ट करने वाला है, ये कभी भी रिज़ॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि क्योंकि जुपिटर अपने से 12वें में चला गया, तो यहाँ पे हमेशा इश्यूज़ होगा मैरिज को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बना, उसके बाद फिर वापस से बिगड़ गया, फिर कुछ बना, वापस से बिगड़ गया। क्योंकि यहाँ पे वीनस और सैटर्न ये दोनों ही एस्पेक्ट इसको दे रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि इनका फिर ये मल्टीपल चलता रहेगा। ये एक साइकिल खत्म हुआ, फिर दूसरा साइकिल शुरू हुआ, फिर एक साइकिल खत्म हुआ, दूसरा साइकिल शुरू हुआ। तो इस तरह से ये चलता रहेगा।
एक और चीज़ जो इलॉन मस्क का लोग कहते हैं कि दैट ही इज़ नॉट अ माइक्रो मैनेजर, ही इज़ अ नैनो मैनेजर। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि अगर आप देखिए कि अगर आपके लग्न के आस-पास थोड़े पापी ग्रह हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे केतु, यहाँ पे शनि और फिर यहाँ पे लग्न में सूर्य, तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना कि हर एक चीज़ को पिन पॉइंट करके अपने हिसाब से करना चाहते हैं और ये लोग थोड़े टॉक्सिक भी होते हैं कुछ हद तक कि अपना जो एजेंडा है वो सामने वाले के ऊपर थोपना ही है, चाहे अगला कुछ भी कहे, कुछ भी कहना चाहे, कुछ भी करना चाहे, लेकिन मेरा जो एजेंडा है वो तो मुझे करना ही करना है। तो ये एक तरह से कुछ हद तक बाकी लोगों के लिए टॉक्सिक भी बन जाते हैं और ये टॉक्सिसिटी के कारण रिलेशनशिप भी मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो एक साइड तो केतु है, एक साइड शनि है, यहाँ पे सूर्य है, व्हिच इज़ नॉट ग्रेट फॉर दिस असेंडेंट। चीज़ तो यहाँ पे रहा और उसके बाद फिर यहाँ पे इस साइड में मार्स और राहु भी है 8th हाउस में और 7th हाउस का जो लॉर्ड था वो क्या हो गया कि अपने से 12वें चला गया। तो जितने सारे खराब योग बन सकते थे, जितने सारे योग ऐसे बन सकते थे जो कि आपका स्टेबल मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप को अपोज़ करे, वो सब कुछ यहाँ पे बन रहा था। तो उस कारण से ऐसा हुआ क्या कि उनका कोई भी रिलेशन सही से चल नहीं पाया और आगे भी इफ़ ही इज़ एस्पायरिंग फॉर समथिंग तो वो भी कुछ टाइम के लिए आगे चलेगा, फिर उसके बाद वो भी टूट जाएगा। बिकॉज़ द सर्कमस्टेंसेस इज़ सच कि कोई भी यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसे सस्टेन कर पाना मुश्किल है इनके लिए। तो ये तो इनका ओवरऑल ऐसे चार्ट एनालिसिस रहा। जब इनका मैंने कोऑर्डिनेट्स देखा तो कोऑर्डिनेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आप एक चीज़ देखिए तो हर जगह पे आपको 6, 8 और 11 बाय एंड लार्ज आपको हर जगह मिल जाएगा। और इसका इससे होता क्या है, ये सिग्निफ़ाई करता है कि रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में ये अगर जाते हैं तो प्रोफ़ेशनली ये बहुत ज़्यादा एक्सेल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं और इनका ग्रोथ काफ़ी ट्रेमेंडस रहेगा। ख़ास करके अभी वाला जो फ़ेज़ है जब इनको राहु की महादशा चल रही है, राहु वाले फ़ेज़ में यहाँ पे आप देखें तो 6, 8, 9 एंड 11 तो ये सिग्निफ़ाई करता है कि रिसर्च ओरिएंटेड वर्क इनका चलता रहेगा। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क और प्रोफ़ेशन जो है इनका, उससे इनको काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी गेन्स होने वाला है और ये थ्रू आउट इनका चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने जब आपको बताया था कोई भी चार्ट देते समय कि राहु शनि एक ऐसा फ़ेज़ है जो आपकी लाइफ़ में ट्रेमेंडस ग्रोथ लाता है। उस फ़ेज़ में आपके लाइफ़ में जो ग्रोथ होता है वो इतना ज़्यादा रहता है कि बाकी सारे फ़ेज़ेस में वो उसको ओवरपावर कर सकता है। तो इन केस अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो राहु सैटर्न वाला फ़ेज़ है, ये आपको बहुत हाई लेवल और बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ दे सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो शुरू हुआ था अराउंड 2018 में, 18, 19 एंड 20 तो 20 का एंड तक का फ़ेज़ अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये एक ऐसा फ़ेज़ था जहाँ पे राहु सैटर्न चल रहा था। तो अगर हम इनका नेट मॉनेटरी टर्म्स में इनका जो नेट वैल्यू है वो चेक करें, वो कितना था? तो यहाँ पे आप देखोगे, ये जो इनका नेट वर्थ का चार्ट है, अब यहाँ पे आप देखो कि 2018 ऑनवर्ड्स ये तो मोर और लेस स्टेबल रहा था, लेकिन उसके बाद जो लास्ट का 1 साल था शनि दशा का, राहु शनि का, तो वहाँ पे जो ग्रोथ था दैट वाज़ क्वाइट ट्रेमेंडस। तो जैसे ही ये 2020 स्टार्ट होता है, इनका जो नेट वर्थ का जो राइज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020 इट वाज़ ह्यूमंगस, बहुत ही ज़्यादा हो गया था। इन अ वे कि यहाँ पे 21 में एक स्पाइक आया, लेकिन उसके बाद फिर वापस से नीचे गया, फिर एक स्पाइक आया, फिर वापस से नीचे गया। तो अभी जो इनका फ़ेज़ है मरकरी वाला, तो मरकरी बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है इनके चार्ट में। मरकरी इज़ मोर ऑफ अ मीडियोकर काइंड ऑफ अ थिंग, मीडियोकर काइंड ऑफ अ प्लैनेट। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सैटर्न यहाँ पे ट्रेमेंडस राइज़ देने के लिए बहुत अच्छा था। अब इसके बाद वाला जो फ़ेज़ है वो केतु का फ़ेज़ है। केतु वाला फ़ेज़ भी अच्छा रहेगा इनके लिए इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, क्योंकि वेल्थ जनरेशन के यहाँ पे योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। और उसके बाद वाला जो फ़ेज़ है राहु वीनस वाला, ये मैंने आप लोगों को बहुत जगह बताया था कि राहु वीनस वाला फ़ेज़ अगर आपकी लाइफ़ में आता है, तो ये आपको ट्रेमेंडस ग्रोथ दे सकता है। और बहुत सारे नए इन्वेंशंस होने के यहाँ पे योग बन रहे हैं। बहुत कुछ ये नया डेवलप कर सकते हैं और ये जो 3 साल का फ़ेज़ होगा, ये 3 साल के फ़ेज़ में ये बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रो करने वाले हैं। बहुत मतलब कि आप समझ लीजिए कि इनका जो नेट वर्थ है या फिर जो टोटल स्टेटस है अभी उनका, उसका 5x या 10x हो जाएगा। तो अभी ग्रोथ वाला फ़ेज़ इनका बाकी है और अभी और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना है इनके लाइफ़ में।
तो 2027 तक आप इनको बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देखेंगे और ये जो मेन ग्रोथ है वो नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 के जुलाई से शुरू होगा। तो जुलाई से लेकर के फिर 2027 के अगस्त तक का फेज़ देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि ये जो सन वाला फेज़ है ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन अ वे 2028 तक का फेज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो 5 साल है इनके लिए ये ग्रोथ वाइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी तो बस स्टार्ट हुआ है इनके लिए, इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना है और इसके बाद का जो फेज़ आता है जुपिटर वाला, तो जुपिटर के भी जो कोऑर्डिनेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जुपिटर के कोऑर्डिनेट्स में भी कोई इश्यू नहीं है, तो ये भी सजेस्ट करता है कि जुपिटर फेज़ में भी ये ग्रो करने वाला है। वो जो ग्रोथ होगा वो काफ़ी ऑर्गेनिक होगा, एक तरह से एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं होगा जो कि इन्होंने राहु सैटर्न वाले फेज़ में देखा है या फिर राहु वीनस में देखने वाले हैं। तो उस तरह का एक्सप्लोसिव ग्रोथ तो नहीं होगा, लेकिन एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा जहाँ पे इन्होंने अपना एक स्टेटस बना कर के रखा है और उसको वो कंटिन्यू करेंगे। तो ओवरऑल ये था इनके चार्ट का एनालिसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो और ये जो चार्ट एनालिसिस था या फिर इनका जो चार्ट था आपको काफ़ी हद तक रिलेट कर पाए होंगे आप अपने चार्ट से भी कि कैसे-कैसे योग बनने के कारण आप लाइफ में कितना ग्रो कर पाते हो, कितना नहीं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।